तो प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का आपके अपने संजय पांडे क्लासेस में स्वागत है। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच फिजिक्स फॉर 11th एंड 12th फाउंडेशन, जेईई मेंस एंड नीट आल्सो। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। किसका? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कह सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर। किसका लेक्चर? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। ठीक है ना। इसके पहले आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो पार्ट आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और सेकेंड चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यही है ना, और तो कोई नहीं है ना। यही दो चैप्टर किस में आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ये हमने द एंड कर दिया है। ठीक है ना। और जो बच्चे नए हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को रिवाइज करेंगे और सेकेंड चैप्टर भी रिवाइज करेंगे। और जो बच्चे भी नए हैं वो आज यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है ना। कहाँ से? करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे आज से। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? हाँ, ये पार्ट आपका है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। मोशन में चार्ज की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? मोशन में अगर कोई चार्ज है, किस में है? मोशन में अगर कोई चार्ज है तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है ना। तो अब से जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो सारे चैप्टर किस में आएंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएंगे। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन है यही आज का। तो इंट्रोडक्शन में आप डाल दीजिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर आज का है और यहाँ से स्टार्ट होता है। मन लगाकर पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी पहली हेडिंग बनेगी इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रिक करंट। इरेज कर दे से। ओके, तो पहली हेडिंग क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट से भी क्वेश्चंस बनते हैं नीट के एग्जाम में। अभी आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट हेडिंग क्या होगी आपकी? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट से नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू में। वो क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यही पढ़ लिया है। सिर्फ इतने से ही ये करंट लिमिटेड नहीं है कि यहाँ तक बस लिमिटेड हो गया है। करंट को जितना डीप में पढ़ोगे ना उतना ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो जितना डीप पढ़ोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा और करंट से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आगे कुछ लॉज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ किरचॉफ्स लॉ होता है ना। पढ़ा है किरचॉफ्स लॉ के बारे में। उसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, मतलब कुछ सर्किट के क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। व्हीट स्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल से मिल जाते हैं, वो सॉल्व नहीं होते, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज, उस पर भी न्यूमेरिकल बनता है नीट की एग्जाम्स में। ठीक है ना। तो वो सब पढ़ने हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ना है, रजिस्टिविटी क्या होती है, इन सब से भी क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सब क्लियर होते चले जाएंगे। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन पढ़ा है वो सही पढ़ा है, गलत नहीं है। क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो नोट्स बनाना यहां से स्टार्ट कर दीजिए आप सभी। डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कभी कभी एमसीक्यू में ये भी आपको दे देता है इलेक्ट्रिक करंट इज, ऑप्शन दे देगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और रेस्ट ऑफ चार्ज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज अगर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का जो फ्लो है उसका रेट, रेट का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, वही क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट है। क्लियर है ना? जैसे रेट का मतलब और समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। मान लो किसी ठेले के पास आप गई हो, एप्पल्स रखा है, तो आप क्या करोगे? पूरा एप्पल्स उठा के लेके चल दोगे? क्या करोगे? उससे पहले क्या करते हैं? पहले उससे रेट पूछते हो। बोलो पूछते हो ना? तो रेट किसमें बताता है वो आपको? जितना सेब रखा है सबका दाम बता देगा आपको। क्या बोलता है कि 250 रुपीज पर केजी, यही बोलेगा ना भाई 250 रुपए किलो है सेब, अगर लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, ऐसे कहता है ना। तो 250 रुपए पर किलो मतलब 1 किलोग्राम का रेट बता रहा है आपको, वो रेट है। ऐसे 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, वो क्या है? रेट है। चार्ज के फ्लो होने का रेट, और उसी रेट का नाम रखा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, और इसे डिनोट करते हैं आई से। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई और स्मॉल आई। आप दोनों यूज कर सकते हो। आप अगर आई यूज करना चाहते हो कैपिटल वाला तो आपकी मर्जी है। आप कहते नहीं सर हम स्मॉल आई यूज करें तो वो भी सही है। दोनों अपनी जगह क्या है? सही है। आप अगर आई लिखा है तो कहोगे आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब इसको डिफाइन करेंगे फार्मूला से। तो फार्मूला से कैसे डिफाइन होगा? ये फार्मूला आपने पढ़ा है क्लास 10th में, I = Q/T। ये फार्मूला सही है? ये फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन नहीं करता बच्चों। किसको डिफाइन नहीं करता? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन बिल्कुल ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो टाइम है वो टोटल चार्ज है, और Q जो है वो टोटल चार्ज है। तो अगर आपको किसी स्मॉल टाइम पर, वेरी स्मॉल टाइम में अगर करंट निकालना है, सपोज करो कि डेल्टा टी टाइम में, कितने टाइम में? वेरी स्मॉल टाइम, डेल्टा टी टाइम में आपको करंट निकालना है, तो क्या बताएंगे? I = डेल्टा क्यू चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का हम लेंगे लिमिट। क्या लेते हैं? लिमिट। और यहाँ जो टाइम होता है वो वेरी स्मॉल होता है। डेल्टा टी इज टेंडिंग टू, डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। ये है करंट का डिफिनीशन। मतलब डिफाइन अगर करना है तो डिफाइन इस तरीके से होगा। I = लिमिट ऑफ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। ये पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ोगे? बोलो क्या पढ़ेंगे आप इसे? लिमिट ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। मतलब टाइम अप्रोच क्या है? 0 है, बहुत ही कम टाइम है। क्लियर? तो डिफाइन ऐसे किया जाता है, यह सही तरीका है। और इसको डिफाइन करते हैं यूज में। किसमें? यूज में। अगर यूज में बात करेंगे तो हम ये यूज नहीं करते, ये सिर्फ डिफाइन करने के लिए है। यूज में इसी का दूसरा फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म हम लेंगे I = dQ/dt। क्या लिखेंगे? dQ/dt। ये इलेक्ट्रिक करंट का एक्चुअल डिफिनीशन है बच्चों। I = dQ/dt।
डी टी। डी इसको पढ़ते कैसे हैं, डी डी टी ऑफ क्यू, मतलब मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। उसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए बायो वालों बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, यार हमें मैथ नहीं आती है ना, यार डिफरेंशिएशन कैसे करें, कहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे हम सोच लें। वो आपको आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। किसको करते, क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन उतना ज़्यादा क्लियर होगा। हाँ, डिफरेंशिएशन वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं जो कि फार्मूला बेस्ड है, सिंपल सिंपल पाया हलवा जैसा उठा के सॉल्व कर दिया। लेकिन डिफरेंशिएशन वाला अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो है माइंड क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे तो सभी कर लेते हैं, है ना, छोटा सा बच्चा भी दे दो वो भी कर लेगा, है कि नहीं। तो ये है इसका डिफिनीशन और ये है एक्चुअल इसकी मीनिंग, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे, एसआई यूनिट ऑफ आई कहोगे कूलम्ब पर सेकेंड, क्या होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एम्पियर। कोई पूछे 1 एम्पियर कितना होगा, तो कहोगे 1 कूलम्ब पर सेकेंड। क्या होगा, 1 कूलम्ब पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट बनेगी, ठीक है ना। करंट मिनिमम कितना मेज़र कर सकते हैं, मिली एम्पियर मेज़र कर सकते हैं, और माइक्रो एम्पियर में, किसमें, मिली एम्पियर, इसे क्या पढ़ेंगे, माइक्रो। पढ़ा है ना, ये सिंबल तो जानते होंगे, म्यू, ये ग्रीक लेटर है म्यू। तो 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर देता है 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको भी, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, सिंपल है। चलो यहाँ तक आपने नोट कर लिया। तो आई का यूज़ हम क्या करेंगे, dq/dt निकालने के लिए ये यूज़ करेंगे, ओके। अब अगर आपको एवरेज करंट निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। अच्छा, एवरेज क्यों निकालते हैं, एवरेज इसलिए निकालते हैं, हो सकता है कि करंट की वैल्यू कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम हो, क्या हो, कम हो। तो किसी गिवन टाइम में, मान लो हमने कहा 10 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए 1000 कूलम चार्ज फ्लो कराना है या फ्लो कर रहा है, तो करंट कितना फ्लो होगा। तो अब आपका ये टाइम क्या है, फिक्स हो गया। टोटल टाइम कितना हो गया आपका 10, और टोटल चार्ज कितना हो गया, कितना 1000। तो 1000/10 करेंगे कितना आएगा, 100 कूलम पर सेकेंड, मतलब 100 एम्पियर करंट हो जाएगा। ये करंट जो है एवरेज है, ये करंट सब जगह बराबर होगा, क्या होगा, बराबर, इक्वल होगा। समझ में आ गया ना। इसका मतलब जो क्लास 10th में आपने डिफिनीशन पढ़ा था I = Q/T, वो जो फार्मूला है वो एवरेज करंट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, एवरेज करंट को, ठीक है। तो चेंज द पैराग्राफ लिखिए इसमें नीचे, इफ चार्ज Q, if charge Q flows through time t, then average current I average, ऐसे लिखेंगे IAV, एवरेज करंट क्या है ये, IAV। क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल टाइम T। क्लियर है। तो ये है एवरेज करंट का फार्मूला, बोलो याद रहेगा ना। एवरेज करंट में और जनरल करंट का डिफिनीशन क्लियर हो गया, फार्मूला डिफरेंट है ना। तो ये हमेशा कब यूज़ करेंगे, जब एवरेज करंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर के थ्रू, ये कंडक्टर है, तो करंट किसके थ्रू फ्लो होता है, पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। करंट किस में फ्लो होता है बेटा, कंडक्टर में। क्यों कंडक्टर में ही फ्लो होता है, क्योंकि इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं अगर कहूँ कि टी टाइम में n इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वन एंड से दूसरी एंड तक, कितने? टी सेकेंड में, यानी टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करें तो चार्ज कितना फ्लो होगा? Q इक्वल टू NE, पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बिकॉज Q इक्वल टू क्या होता है? NE। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो एवरेज करंट हमें कितना मिलेगा? NE बाई T। हम इससे भी करंट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके आप लोग। अब मान लेते हैं कि अगर आपको करंट निकालना है, ये जितने भी फार्मूले हैं सब करंट के हैं। किसके फार्मूले हैं? करंट के। हमें जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी यूज़ करने के लिए, रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ वो फार्मूला हम लोग क्या करेंगे? यूज़ कर लेंगे। क्या करेंगे? यूज़ कर लेंगे। मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हो और टाइम दिया हो, तो करंट निकाल लोगे? बोलो, निकल जाएगा ना? कौन सा फार्मूला लगाओगे? I एवरेज इक्वल टू NE बाई T। मान लो टोटल चार्ज गिवन हो तब I इक्वल टू Q बाई T यूज़ करोगे। और अगर चार्ज वैरी कर रहा हो टाइम के साथ, क्या हो? वेरिएबल हो, तब क्या करेंगे हम? dQ बाई dt यूज़ करेंगे। क्लियर ना? वेरी गुड। तो अगर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, मान लो कोई ये एटम है, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये क्या है? एटम है। बोलो है? ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप तो नहीं होते ना? सिर्फ आप तो नहीं है यहाँ पे? चलो ठीक है। यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बाहर आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते ना? अच्छा, इसके बगल जो यहाँ पे थोड़ी दूर पे ऑर्बिट होती है, मान लो r रेडियस क्या है? ऑर्बिट है। ठीक है, इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सोता है? ये रिवॉल्व करता है। भाई ये तो सोएगा नहीं ना, इलेक्ट्रॉन है ऐसे रखा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, और क्या? ये तो पढ़े हो ना। तो ये रिवॉल्व करता है कुछ एक सर्कुलर ऑर्बिट में। किस में रिवॉल्व करता है ये? सर्कुलर ऑर्बिट में। क्लियर? किस ऑर्बिट में? क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है कि वेरिएबल होती है? कांस्टेंट रहती है कि वेरिएबल, मतलब कि बदलती रहती है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ध्यान रखना बोर्स की थ्योरी से इलेक्ट्रॉन की स्पीड कांस्टेंट रहती है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अगर आप ऑर्बिट चेंज कर देंगे तो हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए, लेकिन अगर जिस ऑर्बिट में है उसकी स्पीड क्या रहेगी? तो यहाँ ये कांस्टेंट स्पीड v से क्या कर रहा है? मान लो रिवॉल्व कर रहा है। रेडियस कितना है इसका? ये r है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, ऐसे 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 आएगा, यहाँ पहुँचेगा, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। क्या करता है? जब एक रिवॉल्यूशन करंट कंप्लीट करेगा तो करंट इसके अपोजिट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। एम आई राइट? तो इसके अपोजिट क्या फ्लो करता है? करंट। तो इसमें याद रखना, नोट कर लेना है फिगर बनाने के बाद, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट। क्या है? अपोजिट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है, किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? अपोजिट होगा। क्लियर ना? जब इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो करंट क्लोज पाथ बनाएगा, मतलब तब करंट फ्लो करेगा, है ना? तो वन रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? हाँ, इतनी बातें नोट कर लीजिए पहले फिगर ड्रॉ करके, जल्दी से नोट कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो उसके अपोजिट करंट फ्लो होगा, है ना। तो करंट ध्यान रखना तभी फ्लो होगा जब उसका पाथ कंप्लीट हो। जैसे आप जानते हो कि अगर ये प्लस है बैटरी का, ये माइनस है किसका, बैटरी का। अब जब यहाँ से अगर हम कोई वायर ऐसे जोड़ेंगे, कंप्लीट पाथ हुआ, तभी करंट फ्लो होता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बोलो सही बात है ना। तो ऐसे भी किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए कंप्लीट पाथ चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से इसको खोल दूँ, क्या अब करंट फ्लो होगा, नहीं हुआ ना। बोलो, अगर सर्किट ओपन हो तो क्या करंट फ्लो करेगा, कहोगे नहीं फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट ओपन है। तो ऐसे यहाँ सर्किट क्लोज करना है, क्या करना है, हाँ इसकी तरह क्लोज करना है, तो उसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब जाके क्या फ्लो करेगा, इसके अपोजिट करंट आएगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होगा वो उसके वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने से होता है, ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन में के कारण, अगर आप लोग चाहते हो जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या उसके कारण भी करंट फ्लो होगा, तो उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पर ही करंट फ्लो होगा। क्लियर। कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एटम के अंदर। कहाँ बात कर रहे हैं, हाँ ये सब कहानी एटम के अंदर की हो रही है, बाहर की नहीं। कहाँ पे, एटम के अंदर। एटम के अंदर कौन है, शिशिर ना, नहीं शिशिर नहीं, प्रोटॉन है। प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखना एक लाइन, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन will be in वन रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन, हाँ एक रिवॉल्यूशन में ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, बोलो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो E चार्ज फ्लो करेगा, है ना। जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड, कैपिटल T। क्लियर है। तो I इक्वल टू E बाई टी। और आप फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ क्या रहते हैं, 1 बाई टी के प्लस पे न्यू। तो I इक्वल टू E न्यू। ये भी करंट का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला, करंट का फार्मूला। क्लियर है। ये फिगर आपने बना रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेंगे, जल्दी बताइए। पॉजिटिव इधर मूव करेंगे। पॉजिटिव तो मूव करते ही नहीं है, लेकिन इसका टेंडेंसी किधर रहता है, मूव करने का, माना जाता है ये। तो हम इसी पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। यही क्या है हमारा, करंट। और इस जनरली करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, हाँ तो कन्वेंशनल करंट इधर फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। कभी अगर एग्जाम में आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो करंट बनेगा वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और पॉजिटिव चार्ज का जो करंट बनता है उसे क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, वेरी गुड। एकदम इलेक्ट्रिक करंट को डीप में पढ़ा रहे हैं आप लोग को, लग रहा है। इसलिए डीप दे रहे हैं क्योंकि आपका ये पिक्चर जितना क्लियर रहेगा करंट का, आगे का जो भी टॉपिक है वो आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी, है ना। नहीं तो कुछ टीचर करते क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का जनरली फार्मूला डेफिनेशन लिखा कर यूनिट लगा के आगे बढ़ जाते हैं। इससे बच्चे जब आगे के टॉपिक आते हैं ना तो वहाँ पे फंसने लगते हैं, समझ में उनको नहीं आता बिल्कुल।
तो कई कारण होते हैं फिजिक्स समझ में ना आने की, एक कारण नहीं होता। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट आज सीख रहे हैं तो आज डीपली करंट पे सीख लीजिए। अब इसके बाद इसे दोबारा मतलब सीखने की ज़रूरत ना पड़े कि नहीं सर एक बार फिर से हमको इलेक्ट्रिक करंट समझा दीजिए। ऐसा ना हो, जो डाउट हो अभी के अभी पूछ लो, कोई कन्फ्यूज़न हो अभी पूछ लो, बिल्कुल बिना शर्म किए। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, सुना है ना? तो वही होता है। हकीकत ये सत्य बात है जो कह दिया गया है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये सही बात है। किसी भी चीज़ में जिसने शर्म किया ना तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा वो, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी ना वो क्या होगी, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? इसलिए किसी भी चीज़ में, चाहे खाने पीने का चीज़ हो, पढ़ने लिखने का हो, कभी भी किसी चीज़ में कोई शर्म नहीं करना चाहिए, है ना? तो कहीं डाउट हो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो बच्चे सोचते हैं यार हम पूछ लेंगे तो यार हंसने लगेगी बगल वाली, है ना, ये बगल वाला लड़का हंसने लगेगा, ये यार उसको तो नहीं आता। तो ये सब सोच कर बच्चे अपने अंदर जो है बोल नहीं पाते। कहीं डाउट हो, बिल्कुल लग रहा है कि नहीं इस पर पूछना चाहिए हमको, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल बेशक पूछिए अपनी सीट पर खड़े होकर, सर यहाँ पे हमको थोड़ा डाउट हो रहा है ना? आगे बढ़े अब। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहे और इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया हो, इलेक्ट्रॉन का क्या दिया हो, फ्रीक्वेंसी, और करंट निकालना हो तो I = लगा देना E × न्यू, क्या लगा देना, टाइम पीरियड दिया हो तो E/T लगा देना। ठीक है ना इस केस में? और इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये लगाना है, चार्ज दिया तो ये लगाना है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट, क्लियर? कन्वेंशनल करंट ही मेन करंट होता है, ध्यान रखना, क्लियर? चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। कभी कभी MCQ में पूछता है कि हमारे बॉडी के नर्व्स में कितना करंट फ्लो होता है। और नर्व्स, जानते हैं नर्व्स क्या होता है? बायो में पढ़ा है ना आपने, नर्व्स, नर्व सिस्टम पढ़ा है ना? नर्व्स में कितना करंट फ्लो होता है, कोई जानता है? ये सब मेडिकल में MCQ में आपसे पूछ सकता है, नीट में, क्योंकि आपको मेडिकल में इसका रिक्वायरमेंट है, यूज़ है। तो हमारे नर्व्स में लिख लेना आवर नर्व्स, नर्व्स करंट कितना होता है? ये करंट होता है 1 माइक्रो एम्पियर। कितना होता है? मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। जो थंडर स्टॉर्म होती है, लाइटनिंग कंडक्टर में जो इंसिडेंट होती है, उसमें कितना करंट होगा? 10⁴ एम्पियर। कितना? हाँ, ये नोट लगा के नोट कर लीजिए, ठीक है? थंडर स्टॉर्म में कितना करंट? बता रहे हैं, देखिए ये नोट कर लिया। थंडर स्टॉर्म में कितना होता है, एरेस्ट करते हैं। इसमें लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी while it has magnitude as well as direction, है ना? While it has magnitude as well as direction, मतलब इलेक्ट्रिक करंट एक क्या है, क्या है? स्केलर। लेकिन जबकि इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ डायरेक्शन भी है। कैसे बताएंगे कि इसका कारण क्या है? इसमें लिखना बिकॉज, 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 क्या बिकॉज लिखें? करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट
डज नॉट फॉलो या डू नॉट फॉलो देते हैं, डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका रीजन यही बताएंगे हमेशा, ठीक है शिशिर? हाँ, आज के बाद मत कहना सर अरे तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होता है ना, ये मत लगाना लॉजिक। सीधा सीधा एक जवाब, क्या जवाब रहेगा? डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक्चुअल में जो डायरेक्शन की बात होती है ना, अगर मैं बात करूं इसको छोड़ करके लॉजिकली अगर हम बात करें, किसकी? लॉजिक से। लॉजिक ये कहता है अगर वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। यहाँ पर जो डायरेक्शन बात होती है वेक्टर में वो होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट साउथ, साउथ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, ये सब जो होते हैं डायरेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शन। इनको एक्चुअल में डायरेक्शन माना जाता है। बट यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट ईस्ट में ही फ्लो होता है, वेस्ट में ही फ्लो होता है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट माना गया है ना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसका नहीं है। अगर लॉजिक से बात करें तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है ही नहीं। तो ये कैसा क्वांटिटी हुआ? स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? एग्जाम्पल समझ लें। चलिए आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये मान लो है जंक्शन। कौन सा जंक्शन? इलाहाबाद जंक्शन ना वो जंक्शन नहीं है बेटा। जंक्शन का मतलब एक पॉइंट, एक टर्मिनल सर्किट में। मान लो इधर से करंट आ रही है 3 एम्पियर की, कितने एम्पियर की, और एक करंट इधर से भी आ रहा है 4 एम्पियर का। दोनों करंट का जो बीच जो एंगल बन रहा है डायरेक्शन में वो 90 डिग्री बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? तो इस जंक्शन से एक वायर और निकला हुआ है, इस वायर से कितना करंट जा रहा है? 7 एम्पियर। इन प्रैक्टिकली देखा गया कितना एम्पियर? 7 एम्पियर। ये रियलिटी है। तो आप समझोगे कि ये और ये करंट क्या हुआ? ऐड हो गया डायरेक्टली, बिना किसी साइन कन्वेंशन रूल के ऐड हो गया ना। अच्छा, इसको अगर वेक्टर लॉ लगाएं, इफ वेक्टर लॉ इज यूज्ड, वेक्टर लॉ इज यूज्ड, अगर हम वेक्टर लॉ यूज करें देन तब करंट कितना होगा? तब रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो भाई ये और ये दोनों करंट क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या निकालते हैं उसका? √a² प्लस b², यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और प्लस 16 25, तो कितना आएगा? 5 एम्पियर। वेक्टर लॉ के हेल्प से करंट I कितना आएगा? 5 एम्पियर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या आ रहा है? 7 एम्पियर। ये इन प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली। क्लियर? तो प्रैक्टिकली जो होगा वो चीज़ हम सही मानेंगे। तो प्रैक्टिकली कितना है? 7 एम्पियर। वेक्टर लॉ से कितना आना चाहिए? 5 एम्पियर। तो प्रैक्टिकली ये है, तो ये सही है। इसका मतलब इसको फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये फॉलो नहीं हो रहा है। डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, इसको फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? तो यही है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नोट कर लीजिए बच्चों। तो हम क्या ले रहे हैं? क्वेश्चन ले रहे हैं ना। तो क्वेश्चन क्या ले रहे हैं हम? कि इलेक्ट्रिक चार्ज है और क्या कर रहा है? वो वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? वैरी। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर वैरी कर रहा हो किसके साथ? टाइम के साथ, है ना, टेम्परेचर के साथ करा रहा है। वाह, बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा रहा है बच्चा।